भारत का इतिहास और भूगोल दोनों ही एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे शरीर और आत्मा। बिना भूगोल के इतिहास अधूरा सा लगता है। यह धरती, इसकी नदियां, इसके पहाड़ और जलवायु सब ने मिलकर यहाँ की सभ्यताओं को आकार दिया। सोचिए, अगर हिमालय की बर्फीली चोटियां ना होती या गंगा यमुना के मैदान ना होते तो क्या यहाँ का इतिहास ऐसा होता जैसा हम जानते हैं। भारत की भूमि का हर कोना अपनी अलग कहानी कहता है। यहाँ की मिट्टी से नदियों का संगीत सुनाई देता है और पहाड़ों से गूंजती है अनंत काल की पुकार। भारत को 3 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटा जा सकता है: हिमालय, गंगा यमुना का मैदान यानी इंडो गैंजेटिक प्लेन और प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया। हिमालय, जो धरती के सबसे नए पर्वत हैं, भारत के लिए ढाल की तरह है। यहाँ की बर्फ से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां निकलती हैं जो सदियों से इस धरती को जीवन देती आई हैं। दूसरी ओर गंगा यमुना का मैदान वो जगह है जहां पहली बार नगर और राज्य बने। यहाँ का उपजाऊ इलाका सभ्यता का पालना रहा। हिमालय और मैदान के बीच एक और इलाका है जिसे मध्य भारत कहते हैं। यह गुजरात से लेकर पश्चिमी ओडिशा तक फैला हुआ है। यह इलाका अपनी विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों और छत्तीसगढ़ के पठार के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि और जंगलों ने आदिवासी समुदायों को हजारों साल तक आश्रय दिया। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत 4 बड़ी नदियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के पानी से हरा भरा रहता है। इन नदियों ने न केवल खेती को बढ़ावा दिया बल्कि यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की जड़ें भी गहरी की। यह भूगोल केवल जमीन का नक्शा नहीं है, यह इंसान और प्रकृति के बीच के संबंधों की कहानी है। हर नदी, हर पहाड़ी और हर मैदान ने यहाँ की सभ्यताओं के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। भूगोल के इस प्रभाव ने इतिहास को केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहने दिया बल्कि इसे जीवन की कहानी बना दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत न हो। इन वीडियोस का उद्देश्य है आपको विषय की बुनियादी समझ देना। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता ने सभ्यताओं के विकास में अलग अलग प्रभाव डाले। हर क्षेत्र का अपना अलग महत्व और अलग कहानी है। हिमालय के 3 हिस्से हैं: पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के पूरब से शुरू होकर दक्षिण चीन तक फैला है। यह क्षेत्र कठिन रास्तों और पहाड़ों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन से सांस्कृतिक प्रभाव भारत तक पहुंचते रहे। मध्य हिमालय भूटान से लेकर चित्राल तक फैला है। यह क्षेत्र तिब्बत के विशाल पठार से जुड़ा हुआ है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और अन्य संपर्क यहाँ से होते रहे। पश्चिमी हिमालय के दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान के अंदर तर जाती है। इस क्षेत्र का गंधार यानी गांधारा के प्राचीन इतिहास में एक अहम स्थान रहा है। यहाँ से गुजरने वाले खैबर और बोलन दर्रों ने भारत को पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से जोड़ा। अफगानिस्तान के प्राचीन नगर जैसे काबुल और कंधार व्यापारिक मार्गों पर बसे हुए थे। इन रास्तों से व्यापारियों के साथ साथ आक्रमणकारी और संस्कृति के विभिन्न पहलू भारत में आए। यूनानी, शक, कुषाण और हूण जैसे कई समुदाय इन्हीं रास्तों से भारत आए। इन दर्रों ने न केवल बाहर से सांस्कृतिक प्रभाव लाए बल्कि भारत की संस्कृति को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाया। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली के समृद्ध मैदान, पंजाब और सिंध अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रहे। पंजाब का मतलब है 5 नदियों की भूमि: रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलुज। इन नदियों ने यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाया, जिससे यह इलाका पूरे उपमहाद्वीप का अन्न भंडार बन गया। सिंध, जो सिंधु नदी के निचले हिस्से और डेल्टा को कवर करता है, ने भी समृद्ध फसलें उगाईं। यही क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहरों का पालना बना, जहां 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच पहली शहरी सभ्यता पनपी। यह क्षेत्र केवल कृषि या व्यापार का केंद्र नहीं था बल्कि सभ्यता के विकास का गवाह भी था। हर नदी, हर पहाड़ और हर रास्ता यहाँ के लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था। गंगा के मैदान भारत की सभ्यता और संस्कृति का दिल रहे हैं। इन मैदानों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: ऊपरी, मध्य और निचले। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम स्थल यानी प्रयागराज प्राचीन काल से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसी क्षेत्र में पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति विकसित हुई, जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। यह इलाका संघर्ष और सांस्कृतिक मिलन का स्थान भी रहा। मध्य गंगा का मैदान
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। यह क्षेत्र कोसल, काशी और मगध जैसे प्राचीन राज्यों का गढ़ रहा। यह वही जगह है जहां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण, व्यापार और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यही वह इलाका है जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और गुप्त काल तक सत्ता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। गंगा का निचला मैदान, जो आज के बंगाल के इलाके में आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की उपजाऊ मिट्टी से बना है। इस क्षेत्र में घनी आबादी बसती आई है और यह कृषि तथा व्यापार का मुख्य आधार रहा है। इसके पास ही ब्रह्मपुत्र की घाटी है, जो असम में 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ की सांस्कृतिक पहचान बंगाल से जुड़ी रही है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका विकास थोड़ा देर से शुरू हुआ। मध्य भारत का क्षेत्र एक अलग तरह की भौगोलिक पहचान रखता है। इसमें मालवा का उपजाऊ इलाका शामिल है, जहां कृषि और सामाजिक जीवन ने प्रारंभिक विकास देखा। यह क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता और मध्य भारत के अन्य चोलिथिक यानी चलकोलिथिक समुदायों के बीच एक सेतु की तरह काम करता था। गुजरात, जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है, 3 प्राकृतिक भागों में बंटा हुआ है। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात यानी अनारता और दक्षिण गुजरात यानी लाता। यहाँ के काठियावाड़ क्षेत्र और रण क्षेत्र ने व्यापार और समुद्री गतिविधियों को हजारों वर्षों तक प्रोत्साहित किया। हड़प्पा काल से यहाँ स्थायी बस्तियां रही हैं। गुजरात का यह समुद्री तट 4000 वर्षों से बाहरी व्यापार का केंद्र रहा है, जिसने इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और महत्वपूर्ण बनाया। ये भौगोलिक क्षेत्र न केवल प्राचीन सभ्यताओं के गवाह हैं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास की कहानी भी सुनाते हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप में अद्वितीय है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार और इसके चारों ओर फैले तटीय मैदानों में विभाजित है। यहाँ की 4 प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्राचीन काल से जीवन का आधार रही हैं। इन नदियों ने उपजाऊ मैदान और डेल्टा बनाए, जहां खेती और सभ्यता का विकास हुआ। उत्तरी दक्कन में चालकोलिथिक यानी चलकोलिथिक सभ्यताओं ने कृषि को अपना आधार बनाया और यहाँ के पठार पर प्रारंभिक खेती की संस्कृतियां विकसित हुईं। दक्षिण का सबसे चरम क्षेत्र तमिलनाडु है, जो कावेरी नदी और इसके डेल्टा के आसपास केंद्रित है। यहाँ के किसान मौसमी नदियों पर निर्भर थे और उन्होंने सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण किया। यह प्रथा पल्लव और चोल काल के दौरान प्रमुख रूप से देखी गई। इस क्षेत्र के पर्यावरणीय विविधता ने जीवन के अलग अलग तरीकों को बढ़ावा दिया, जिनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जिसे मलाबार यानी वर्तमान केरल के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चावल और अन्य फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन काली मिर्च और अन्य मसालों का उत्पादन इस क्षेत्र को खास बनाता है। यही वजह है कि यहाँ का व्यापार प्राचीन समय से पश्चिमी देशों के साथ होता रहा। केरल समुद्री मार्गों से खुला था और इसी कारण यहाँ ईसाई और मुस्लिम प्रभाव समुद्र के रास्ते पहुंचे। भारत के अलग अलग क्षेत्रों का विकास एक समान नहीं हुआ। कुछ इलाके जैसे सिंधु और गंगा के मैदान जल्दी विकसित हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र जैसे दक्कन, ओडिशा और गुजरात का विकास बाद में हुआ। उदाहरण के लिए, जहां एक और 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी, वहीं दूसरी ओर दक्कन और दक्षिण भारत की बड़ी कृषि बस्तियां 1000 ईसा पूर्व के दूसरे भाग में सामने आई। जिन क्षेत्रों में घने जंगल और पहाड़ थे, वहां सभ्यता का विस्तार धीमा रहा। मध्य भारत और अन्य आदिवासी इलाकों में बसे समुदायों ने एक लंबे समय तक जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग थलग जीवन बिताया। हालांकि समय के साथ इन इलाकों में भी सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक संरचनाएं विकसित हुईं। यह असमान विकास इस बात को दर्शाता है कि भारत का हर क्षेत्र अपनी अलग ऐतिहासिक यात्रा पर था। भारत में क्षेत्रीय विकास की कहानी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यहाँ के क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्थायी शक्ति केंद्र, आंशिक रूप से अलग थलग क्षेत्र और पूरी तरह अलग थलग क्षेत्र। स्थायी शक्ति केंद्र वे क्षेत्र हैं जहां संसाधनों की प्रचुरता और व्यापार तथा संचार के मार्गों का संगम हुआ। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इन क्षेत्रों के मुख्य केंद्र रहे। इन इलाकों ने विभिन्न ऐतिहासिक कालों में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और पतन देखा। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध थे, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। दूसरी ओर मध्य भारत के भील और बस्तर जैसे क्षेत्र या राजमहल की पहाड़ियां आंशिक रूप से अलग थलग रहे। यहाँ के समुदायों का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा स्थायी शक्ति केंद्रों से अलग था, लेकिन समय के साथ
इन क्षेत्रों में भी प्रभाव पहुंचे और उन्होंने अपनी स्थानीय पहचान को बनाए रखते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़ना शुरू किया। पूरी तरह अलग थलग क्षेत्र वे थे जो भूगोल और अन्य कारणों से मुख्य सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रवाह से दूर रहे। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं थी। इतिहास में तकनीकी विकास और मानव हस्तक्षेप ने इन क्षेत्रों को भी संभावनाओं से जोड़ दिया। अगर हड़प्पा सभ्यता को देखें तो यह प्रकृति और मानव समाज के बीच तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सभ्यता में कृषि के लिए हल का उपयोग हुआ और बरसात के मौसम की फसलों जैसे चावल और दालों को पश्चिम एशिया से लाई गई सर्दी की फसलों जैसे गेहूं और जौ के साथ उगाया गया। इस कृषि अधिशेष ने कई नगरों को जन्म दिया जहां सामग्री का प्रसंस्करण, व्यापार और कारीगरी फल फूल सके। लेकिन सभ्यता का पतन भी इसी पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने का परिणाम था। सरस्वती नदी का सूखना, सिंधु नदी का बाढ़ से प्रभावित होना, जलवायु परिवर्तन और सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणता का बढ़ना, ये सब वजहें बनी। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और वनस्पति आवरण की कमी ने अंततः इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। यह सब दिखाता है कि प्रकृति और मानव समाज के बीच संबंध कितने नाजुक हो सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें उसके स्रोतों को ध्यान से देखना होता है। ये स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, बौद्ध और जैन ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य और प्राचीन कविताएं और नाटक शामिल हैं। इनमें से कई ग्रंथ धार्मिक और दार्शनिक विषयों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य में प्रकृति के साथ इंसानी संबंधों की झलक मिलती है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद न केवल धार्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य जो 500 ईसा पूर्व से 500 सन के बीच आकार में आए, ऐतिहासिक जानकारी का खजाना है। इन ग्रंथों में धार्मिक विचारों के साथ साथ सामाजिक परंपराएं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह पुराणों में वंशावलियों, भौगोलिक विवरण और धार्मिक परंपराओं का विस्तृत वर्णन है। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य अवशेष और खुदाई से मिले साक्ष्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। सिक्कों के अध्ययन यानी मुद्रा शास्त्र ने प्राचीन भारत के व्यापार, राजनैतिक संरचनाओं और सामाजिक जीवन के बारे में गहरी जानकारी दी है। अशोक के शिलालेख जो 3री सदी ईसा पूर्व में लिखे गए थे, भारत के पहले लिखित दस्तावेजों में से हैं। इनमें राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का वर्णन मिलता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने अनुभव लिखे। उनके वृत्तांत में उस समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जिक्र है। चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला। अरबी विद्वान अल-बरूनी ने 11वीं सदी में भारत का गहन अध्ययन किया और यहाँ के विज्ञान, धर्म और परंपराओं को अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद में दर्ज किया। इन सभी स्रोतों को मिलाकर हमें प्राचीन भारत का एक बहुआयामी चित्र मिलता है, लेकिन इन्हें समझने के लिए इनकी सीमाओं और उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इससे इतिहास की अधिक सटीक और समृद्ध व्याख्या की जा सकती है।